दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास हमारी प्रोजेक्ट करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 6 to 10 डिस्कस करेंगे। आप पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज से प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में सांबर झील में प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई थी, इसके संबंध में पूछा गया है। हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखते पहला कथन। उनकी मृत्यु का कारण एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी थी, जो एक जीवाणु जनित बीमारी है। ये एकदम सही है। इसमें ध्यान रखना कि एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी बैक्टीरिया से जनित है, ना कि वायरस या प्रोटोजोआ से। तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जीवाणु। सांबर झील में ऑक्सीजन की अधिकता होने से बीमारी उत्पन्न हुई थी, क्योंकि ऑक्सीजन की अधिकता में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु अधिक उत्पन्न एवं वृद्धि करते हैं। यह गलत है, क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु ऑक्सीजन की कमी होने से अधिक उत्पन्न एवं वृद्धि करते हैं, ना कि अधिकता में। तीसरा कथन। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील है। एकदम सही है। इसमें हो जाएगा सी। इसके बारे में अन्य जानकारी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सांबर झील के बारे में। यह राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील है। अब देखते हैं सांबर झील में प्रवासी पक्षियों की मृत्यु क्यों हुई थी। इसका कारण था एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी, जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से प्रसारित हुई थी। यह जीवाणु, ध्यान रखना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या कमी में उत्पन्न एवं वृद्धि करता है। अच्छा, एक एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट है बीओडी, उसको देख लेते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यह सांबर झील में अधिक हो गई थी। इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड तो अधिक थी, लेकिन उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही थी। यानी ऑक्सीजन की कमी किसी भी जलीय क्षेत्र में जब हो जाती है, तो उस दौरान हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक है। तो राजस्थान के जयपुर जिले में सांबर झील में यही हुआ था। और जब यह बीओडी हाई होता है, परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की कमी होती है, और यह जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम अधिक उत्पन्न एवं ग्रोथ करता है। इससे एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी भी हो गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के द्वारा इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। इसके संबंध में यह पूछा गया है। पहचान करनी है हमें सत्य कथन की। देखते पहला कथन। इस प्रणाली के माध्यम से उपग्रहों की निगरानी करने में भूमि पर स्थित स्टेशनों पर निर्भरता कम हो जाएगी एवं उपग्रह से उपग्रह संचार स्थापित होगा। यह बिल्कुल सही है। इसके क्या कहने का मतलब है कि भूमि पर स्थित स्टेशनों पर निर्भरता कम हो जाएगी। जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। आपको याद होगा, जब चंद्रयान मिशन हमारा लॉन्च किया गया था, तो उस दौरान हमारा भूमि पर जो स्थित डेटा स्टेशन थे, उस पर निर्भरता थी। यानी हमारा जो संपर्क वो बीच में टूट गया था। तो इसका कारण यह था कि हमारे पास में IDRSS लॉन्च नहीं किया हुआ था। इस वजह से भूमि पर जो स्थित डेटा स्टेशन है, उनकी सबसे बड़ी कमी यही है कि अंतरिक्ष में अगर हम कोई मिशन लॉन्च करते हैं, तो उस पर 24/7 कम्युनिकेशन हमारा नहीं रहता है। यानी बीच में संपर्क टूट जाता है। तो इस वजह से जो 2 उपग्रह है वो छोड़े जा रहे हैं, जिससे हमारे जो भूमि पर स्टेशन है उस पर निर्भरता कम हो जाएगी। देखते हैं दूसरा कथन। इस प्रणाली के तहत 2 उपग्रहों को निम्न भूकक्षा में स्थापित किया जाएगा। नहीं दोस्तों, गलत है। ध्यान रखना, कोई भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है वो हमेशा जियो स्टेशनरी या फिर जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में स्थापित होता है। तो ये हो गया गलत। इस प्रणाली को स्थापित करने वाला भारत, अमेरिका एवं चीन के बाद तीसरा देश होगा। नहीं दोस्तों, यूरोप ने भी IDRSS भारत की तरह जो ये प्रणाली है वो पहले से लॉन्च कर रखी है। तो सत्य कथन पूछा, सत्य हो जाएगा केवल 1। देखते इसके बारे में। इस प्रणाली के तहत 2 उपग्रहों को जियो स्टेशनरी में स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखना, जियो स्टेशनरी में स्थापित किया जाएगा। और इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया है कि जो भूमि पर स्थित स्टेशन है उस पर निर्भरता कम करके उपग्रह से उपग्रह संचार स्थापित करना। कैसे? क्योंकि जो भी हमारे LEO लो अर्थ ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो भी उपग्रह है, वो कम्युनिकेशन होंगे डायरेक्ट उन 2 उपग्रहों से। यानी ये 2 उपग्रह इन सभी के डेटा कलेक्शन करेंगे। और अभी क्या होता है, अभी जो भूमि पर स्थित स्टेशन है वो डेटा कलेक्शन करता है, और 24/7 वो पॉसिबल है नहीं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि हमें 24/7 डेटा इनका कम्युनिकेशन के माध्यम से प्राप्त होगा। तो पहला लाभ तो सिंपल सा है कि भूमि पर स्थित स्टेशनों पर निर्भरता कम होगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा आगामी जो महत्वाकांक्षी मिशन है, गगनयान मिशन है, जिसके तहत हम ह्यूमन को अंतरिक्ष में भेजेंगे, तो उसकी निगरानी सुनिश्चित होगी। हमें 24/7 उनकी निगरानी इनके माध्यम से प्राप्त होगी। और अमेरिका, चीन, जापान और यूरोप के पास में ऑलरेडी ये है। तो भारत कौन सा होगा? 5th कंट्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की 25वीं वर्षगांठ पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया था। इसके संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं पहला कथन। पूछा क्या इसमें? असत्य कथन। पहला कथन है, UNO के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन 1995 के सम्मेलन में इसको अंगीकृत किया गया था। ये एकदम सही बात है।
तो इससे एक बात साबित हो जाती है कि जो बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन है वो किससे संबंधित है, वीमेन से। तो ध्यान रखना कि महिलाओं से संबंधित ये डिक्लेरेशन है। और यूएनओ का वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन 1995 में जब सम्मेलन हुआ था तो उस दौरान इसको अंगीकृत किया गया था। दूसरा वाक्य है, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। इसमें असत्य पूछा, असत्य हो जाएगा केवल 2। इसके बारे में अन्य जानकारी, BPFA बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 के बारे में देखते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन 1995 के चतुर्थ सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था। इसका मतलब है कि 3 सम्मेलन इसके ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि उनमें से भारत में अभी तक एक भी नहीं हुआ है। मैक्सिको, कोपेनहेगन, नैरोबी और उसके बाद में बीजिंग, और इसमें से बीजिंग हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी समीक्षा कौन करता है, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन। ये यूएनओ की एक बॉडी है, तो इसका ध्यान रखना, यूएनओ का एक निकाय जिसके द्वारा इसकी समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है, और एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा चौखंडी स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस घोषित किया गया। इस स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। यह स्तूप सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, जहां महात्मा बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया गया था। यह बिल्कुल सही बात है। यह स्तूप ईंटों से निर्मित एक उत्कृष्ट संरचना है जिसके शीर्ष पर अष्टभुजाकार मीनार अवस्थित है। यह भी दोस्तों एकदम सही है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि जब इसको स्थापित किया गया था उस समय इस पर अष्टभुजाकार मीनार नहीं थी। इसको बाद में मुगल काल में अवस्थित किया गया था, स्थापित किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट, जनश्रुतियों के अनुसार इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। यह भी ठीक है। चौखंडी स्तूप के बारे में इतनी जानकारी बहुत है, हमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में ईंटों से निर्मित है, इसके शीर्ष पर अष्टभुजाकार मीनार है और सम्राट अशोक के द्वारा यह बनवाया गया है। सत्य कथन सभी हो गए। इसमें हमें जो देखना है वो देखना है प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958। ये क्यों देखना है, क्योंकि इसके तहत हमें राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में जो दर्जा दिया जाता है स्मारकों को वो पता लगेगा। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि एक मेंस में 2017 में क्वेश्चन आया था, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, कि प्राचीन जो भी हमारे स्मारक है, पुरातात्विक स्थल है, उसको हमें संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए। क्वेश्चन ये था, मतलब कुल मिला के हमें क्यों उनका संरक्षण करना है, तो उसके बारे में पूछा गया था। अब आप सोच कर देखो कि अगर आप ये उसमें कोट करते हो, ये आप मेंशन करते हो, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बहुत अच्छे आएंगे। इसके खंड 4 के तहत बताया गया है कि प्राचीन स्मारक अथवा पुरातात्विक स्थल जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक महत्व के हैं, उनको राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में दर्जा दिया जाएगा। और दूसरी कंडीशन है जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में हो। देखो, जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में है, इनको राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में घोषित किया जा सकता है। और ये कार्य कौन करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्कटिक काउंसिल एक विधिक निकाय है जिसका कार्य आर्कटिक क्षेत्र में संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित करना है। दोस्तों, इसमें दोनों ही बातें गलत है। ना तो ये एक विधिक निकाय है और ना ही इसका कार्य आर्कटिक क्षेत्र में संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित करना है। तो ये गलत हो गया। ये है क्या, आगे हम एक्सप्लेन में देखेंगे। भारत आर्कटिक काउंसिल का एक संस्थापक सदस्य है। नहीं दोस्तों, गलत है ये। भारत उसका पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में दर्जा भारत को प्राप्त है। तो ये ध्यान रखना। इसमें असत्य पूछा हमें, असत्य दोनों ही है, तो इसमें हो जाएगा सी। अब बात कर लेते हैं आर्कटिक काउंसिल के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में और ओटावा घोषणा पत्र के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो ओटावा डिक्लेरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये चर्चाओं में क्यों आर्कटिक काउंसिल, क्योंकि भारत को सेकेंड टाइम इसमें पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है। पहली बार हुआ था 2013 में, तो इसलिए आर्कटिक काउंसिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें 8 राष्ट्र है, कनाडा, USA, डेनमार्क, आइसलैंड, और 3 यूरोप के हो गए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और अंतिम रूस। तो ये 8 वैसे ध्यान रह जाएगा क्योंकि आर्कटिक का जो क्षेत्र है उसके इर्द गिर्द ही इनका एरिया है। इसका उद्देश्य क्या है, देखो, संसाधनों का आवंटन करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वहां पर आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा उस क्षेत्र में संसाधनों के शांतिपूर्ण एवं सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। ये ध्यान रखना कि यह अंतर्राष्ट्रीय विधिक निकाय नहीं है और ना ही कोई औपचारिक संधि के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन 8 देशों ने कोई संधि करके इसको स्थापित किया था, बल्कि एक घोषणा पत्र था, ओटावा डिक्लेरेशन, उसके तहत इसकी स्थापना हो गई थी।
और ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ बाउंडिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। ये संसाधनों का आवंटन भी नहीं करता है। अब देखते हैं भारत की स्थिति इसमें क्या है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है। भारत को हाल ही में दूसरी बार पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, पहली बार हुआ था 2013 में। तो आज की क्लासेस हमारी ये समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।